आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के गोदी मीडिया का जो छीछा लेदर है वो तो लोगों के सामने पूरी तरीके से आ चुका है, पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के कहां से ये कार्रवाई शुरू हुई, ये तमाम चीजों को जांचना और सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार का एक वाक्य आपको याद होगा जहां एक आईएएस ऑफिसर ने साफ तौर पर कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरएसएस की तरह ही काम करता है, जिसके बाद जो है उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर गाज गिरा दी गई थी और वहीं से पूरा खेल जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के शुरू हो जाता है, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब तमाम तरीके के खुलासे किए जा रहे हैं, तो वही तमाम संगठन के लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई ठोस सबूत है तो देश की जनता के सामने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सार्वजनिक की जाए। पर अभी तक ना तो एनआईए, ना ईडी, ना एटीएस कोई ठोस सबूत देश की जनता के सामने पेश कर पाया है, तो वहीं बिना सबूत सामने आए गोदी मीडिया तमाम पीएफआई के लीडरों को आतंकी घोषित कर चुका है, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आ रही हैं। तो वहीं एक और बड़ा खुलासा अब किया जा रहा है, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि एक मुस्लिम थानेदार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से पंपलेट भेजा गया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई है। फुलवारी शरीफ के थाना अध्यक्ष को किस तरीके से तमाम चीजें लिखी गई और उसको सबूत बना करके दावे के तौर पर पेश कर देने पर तमाम संगठन और ईडी, एनआईए के लोग लगे हुए हैं। आखिरकार उस मुस्लिम थाने अध्यक्ष को किस तरीके की बातें लिखी गई थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा और क्या उसके तथ्य हैं, इसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ के थानेदार इकरार अहमद के सरकारी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर एक पंपलेट आया, शर्म करो डूब मरो, शर्म करो डूब मरो। गोश्त खाकर मुसलमान बनने वाले फुलवारी शरीफ के आवाम असली मुसलमान कब बनोगे, नबी की शान पर कब बोलोगे, सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, तुम कब उठाओगे, क्या यूं ही मुर्दा बने रहोगे। याद रखना, कल कयामत में अल्लाह ताला तुमसे सवाल कर बैठे तो क्या जवाब दोगे और क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को। नमाज जुम्मा 10/6/2022 को जामा मस्जिद नया टोला पहुंचे आशिके रसूल सबूत दे। फुलवारी शरीफ के थाना अध्यक्ष इकरार अहमद के लिखित बयान पर आईपीसी की धारा 153A, 295A, 120B के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। थाना अध्यक्ष के पंपलेट वायरल कर दो, समुदाय के बीच विद्वेष फैलाने, माहौल खराब करने और सांप्रदायिक दंगा कराने की तैयारी थी। इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करके भूल गई, अगर कोई जांच ही नहीं हुई। इस बीच 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना और देवघर का प्रोग्राम तय हुआ था। अलर्ट होता है, संदिग्धों को अलर्ट जारी होता है, फिर उस पर पंपलेट पर आगे बढ़ती है, संदिग्धों पर नजर रखी जाती है। 10 जुलाई की रात फुलवारी शरीफ का नया टोला अहमद पैलेस पर छापेमारी की जाती है और यहां से पीएफआई का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पता चलता है कि यहां अतर परवेज और झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन एक संगठन चला रहा था। ये मुस्लिम समाज के कम पढ़े लिखे और गुमराह छात्रों को अपने संपर्क में लाकर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग के साथ आतंकी गतिविधि की प्रशिक्षण भी देते थे। इन दिनों गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ठिकाने से भारत विरोधी दस्तावेज मिलते हैं। इनके निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरे देश की व्यवस्था भी थी। भारत की मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश के लिए इन लोगों के पास से 7 पेज का एक्शन प्लान भी मिलता है, जिसे मिशन 2047 नाम दिया जाता है। इसमें लिखा था 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है।
प्लान में आगे लिखा मिलता है कि 10% मुस्लिम साथ दें तो बहुसंख्यक घुटनों पर आ जाएंगे। अभी तक मामले में कहीं भी पीएफआई या एसडीपीआई का नाम नहीं आया था। पटना पुलिस प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 13 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इन दोनों गिरफ्तारी का खुलासा करती है। पूछताछ में अतर, परवेज, जलालुद्दीन भी अपना मुंह खोलते हैं। 14 जुलाई को उनकी निशानदेही पर फुलवारी शरीफ से ही अरमान मलिक को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही पता चलता है कि गिरफ्तार मोहम्मद जलालुद्दीन प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का एक एक्टिव मेंबर रहा है और अब पीएफआई एक्टिव मेंबर है। पूछताछ में खुलासा होता है कि वे सभी सिमी के पूर्व सदस्यों को पीएफआई से जोड़ रहे थे। यहीं से जांच की सुई पीएफआई की ओर मुड़ती है। कई राज्यों में पीएफआई के संदिग्धों कनेक्शन से सबूत हाथ लगने के बाद 4 अगस्त एक्शन प्लान बना। जब गृह मंत्री अमित शाह के बेंगलौर दौरे पर गए, वे वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद अमित शाह कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और ज्ञानेंद्र के बीच मीटिंग होती है। इसी मीटिंग में पीएफआई को खत्म करने के लिए प्लान बनाने का फैसला हुआ। इसके 3 दिन बाद यानी 7 अगस्त को प्लान पर काम करने के लिए टीम बनाई गई। एक्शन टीम में दिल्ली और कर्नाटक के कुछ आला अधिकारियों के साथ ही इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल किए गए। केंद्र सरकार ने देश भर के उन अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार की है जो पहले भी इस तरह के सेंसिटिव मामलों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे हैं। इसी टीम ने कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश भर में सभी हिस्सों में पीएफआई के खिलाफ 3 मोर्चों पर काम किया। टीम का काम मुख्य रूप से पीएफआई के खिलाफ ऐसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना था जो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके मंसूबों के खिलाफ सबूत जुटा सके। पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग शुरुआत कर्नाटक से, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का भी एक मैप तैयार हुआ जहां पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता है। पीएफआई के फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाना, साथ ही उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, पीएफआई का नाम जिन जिन दंगों या फिर घटनाओं में आया उन सभी मामलों को ज्वाइंट टीम रिजिविटी करना है। 8 सितंबर को एक बार फिर से बिहार के 10 जिलों में 32 ठिकानों पर छापेमारी होती है। इसमें पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा वैशाली, मधुबनी, छपरा, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद शामिल थे। अररिया के जोकीहाट में एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज घर भी एनआईए पहुंची थी। वैशाली में पीएफआई के जिला प्रेसिडेंट रियाज अहमद के घर छापा मारा। छपरा में रियाज अहमद के परिजनों से टीम ने पूछताछ की। नालंदा के सुहासगढ़ थाना क्षेत्र के खासगंज मोहल्ले में एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर के घर छापेमारी हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संलिप्तता से संबंधित मामले में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी तलाशी लेती है। इस दौरान संदिग्धों के परिसरों की तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री मिलती है। इसके बाद 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए देश के 15 राज्यों में कुल 93 लोकेशन पर छापेमारी की थी। इसे ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया था। देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के 106 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, उड़ीसा, राजस्थान, कई जगह पर ये छापेमारी होती है। राज्यों में बंद बुलाया जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ और हिंसा की बातें बताई जाती हैं। इससे और स्पष्ट हो गया कि पीएफआई की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। 28 सितंबर को सुबह ही केंद्र सरकार पीएफआई पर यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन लगा देती है। ये कार्रवाई पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर की गई। नोटिफिकेशन जारी करते हुए गृह मंत्रालय बताता है कि सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। सरकार बताती है कि बैंकिंग चैनल्स, हवाला और डोनेशन आदि के जरिए पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों के लोगों ने भारत और विदेशों से फंड इकट्ठा किया। ये उनके सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। इस फंड के छोटे छोटे हिस्सों को कई अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया है और ऐसा दिखलाया गया कि ये लीगल फंड है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपराधिक
गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों में किया गया, जो कि दावा किया गया। पीएफआई की ओर से जिन जरियों से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, वे अकाउंट्स होल्डर के प्रोफाइल से भी मैच नहीं करता। इस फंड के जरिए पीएफआई जिन गतिविधियों को अंजाम देने का दावा करता है, वे भी नहीं किया गया। इसके बाद इनकम टैक्स ने पीएफआई और रेहाब इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी पीएफआई को बैन करने की सिफारिश की थी। अब खेल को समझना जरूरी है, जहां मुस्लिम अधिकारी को, मुस्लिम पुलिस वाले थाना अधिकारी को एक पंपलेट जारी होता है। उस पंपलेट के बाद जो है पीएफआई के पटना में छापेमारी की जाती है और छापेमारी के दौरान जो है उन लोगों को उठाया जाता है, जिसके बाद ये दावा किया जाता है कि ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, इनके सिम्मी से पहले ताल्लुकात थे। जहां अगर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर कोई एक शख्स गुनहगार था तो उसे सजा दी जानी चाहिए थी, यहां एक के खिलाफ पूरे संगठन को बैन करने का मतलब क्या बनता है? और तमाम सबूतों की जांच जो है वो की जा रही है। सबूत सामने आने के बाद कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा। पर माय लॉर्ड बनते हुए गोदी मीडिया के एंकर तमाम बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।